नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। और अब वक्त हो गया इस वक्त की 5 बड़ी खबरों का। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले में अब घट रहा है। देश में पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 24 घंटों में कोरोना वायरस से 44,877 नए केस सामने आए हैं और 658 लोगों की मौत हो गई है। कल की तुलना की बात की जाए तो कल 50,407 मामले दर्ज किए गए थे। देश में पॉजिटिविटी रेट अब 3.17 हो गया है। चलिए देखते हैं मौजूदा हालात क्या है इस रिपोर्ट में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 5,47,045 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,08,665 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,15,85,711 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। दिल्ली में शनिवार को कोविड-19 के 920 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण से 13 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में कहा गया कि राजधानी में संक्रमण दर घटकर 1.68% रह गई है। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 18,50,516 हो गई है, जबकि मृतक संख्या 26,060 पर पहुंच गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों के करीब 172 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 39,16,801 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 172 करोड़ 81,49,477 डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्तियों के कर्मियों और 60 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को अब तक 1.72 करोड़ से अधिक एहतियाती खुराक दी जा चुकी है। महामारी के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान पिछले 16 जनवरी से शुरू हो गया था, जिसमें पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया था। अग्रिम पंक्तियों के कर्मियों का टीकाकरण पिछले साल 2 फरवरी से शुरू हुआ था। इसके बाद विभिन्न आयु वर्गों के लिए टीकाकरण शुरू हुआ था। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हमेशा से ही अपने विरोधियों पर निशाना साधने के लिए चर्चा में रहते हैं। अब उन्होंने एक बार फिर हिजाब विवाद को लेकर कांग्रेस पर वार किया है। विज ने कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर तंज कसा। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा देश में विभाजनकारी नीतियां ही चलाई है। ये इसके अलावा कुछ सोच नहीं सकते और इन्हों की इस सोच ने ही इस भारतवर्ष का बंटवारा किया है। अपने आप को कहते ये सेकुलर है, लेकिन धर्म के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर देश का बंटवारा है। और वो बंटवारा कराया हुआ आज तक हिंदुस्तान को चैन से रहने नहीं दे रहा। वो कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में, कभी आतंकवादियों की शक्ल में, कभी हिजाब की शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में वो सामने आते हैं। बीज कांग्रेस का बोया हुआ है, जो विभाजनकारी बीज बोया हुआ है, उसकी वजह से। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से देश में विभाजनकारी नीतियां ही चलाई हैं। वो इसके अलावा कुछ नहीं सोच सकते और इस सोच ने हिंदुस्तान का बंटवारा किया। ये बंटवारा आज तक हिंदुस्तान को चैन से रहने नहीं दे रहा। ये कभी आतंकवादी, कभी हिजाब, कभी किसी शख्स के सामने आते हैं। विज ने कहा कि कांग्रेस खुद को सेक्युलर कहती है, लेकिन धर्म के आधार पर सबसे ज्यादा बंटवारा इनके कारण ही हुआ है। हाल ही में अनिल विज ने पंजाब के सीएम चन्नी के 2 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने पंजाब में चन्नी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तो बना दिया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं है कि चन्नी जीतेंगे या नहीं, इसलिए चन्नी को 2 सीटों पर चुनावी मैदान में उतारा है।
ये पहली बार नहीं है कि विज ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। हम आपको बता देते हैं कि आखिर हिजाब मामले की शुरुआत कहां से हुई। हिजाब विवाद की शुरुआत पिछले महीने उडुपी गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के कुछ छात्राओं के हिजाब पहनकर कॉलेज परिसर में जाने पर हुई थी, जिन्हें कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं दी गई। कॉलेज के अधिकारियों का कहना है कि जो छात्रा पहले बिना हिजाब में आती थी वो अब अचानक से हिजाब में आने लगी है। बाद में छात्राओं ने बिना हिजाब के कक्षाओं में जाने से इनकार करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ये मुद्दा एक विवाद बन गया और कर्नाटक के अन्य जिलों के साथ साथ ही अन्य प्रदेशों में भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। इसी वजह से तनाव बना हुआ है और यहाँ तक कि हिंसा भी हो चुकी है। हिजाब विवाद मामले की कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए गुरुवार को आदेश दिया था कि अंतिम आदेश तक छात्रों के लिए किसी भी धार्मिक प्रतीक की अनुमति नहीं है। बीजेपी की निगाहें अब पंजाब पर है, जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभा करने वाले हैं। जी हां, एक तरफ बीजेपी की तैयारी है और दूसरी तरफ किसानों की धमकी। पंजाब में वोट बटोरने के लिए बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी की 3 रैलियों का प्लान बनाया है। हम आपको बताते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की 3 रैलियों की पूरी डिटेल क्या है। किसान संगठनों के विरोध के चलते पीएम नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को फिरोजपुर में होने वाली रैली में नहीं जा पाए थे। रास्ते में किसानों ने काफिला रोक दिया था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया था। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी 8 फरवरी को पहली वर्चुअल रैली कर चुके हैं। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चे ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे का विरोध करने का फैसला लिया है। किसान एमएसपी पर वादा खिलाफी, लखीमपुर हिंसा मामले में बीजेपी नेता अजय मिश्रा पर कार्यवाही न होने और बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिलने का विरोध कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में दिक्कत नहीं आएगी। इस बार बीजेपी ने पंजाब में पीएम की 3 रैलियों को प्लान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को जालंधर में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। 16 फरवरी को दूसरी जनसभा को पठानकोट में वो संबोधित करेंगे और 17 फरवरी को अबोहर में तीसरी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इन रैलियों से पंजाब के मालवा, दोआबा और माझा क्षेत्र को कवर करने की रणनीति बनाई गई है। पंजाब की 117 सीटों पर बीजेपी इस बार 65 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सहयोगी अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस 37 सीट पर चुनाव लड़ रही है। सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी शिरोमणि अकाली दल की 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी पर जिम्मेदारी है इन 117 सीटों पर बीजेपी गठबंधन को जीत दिलाने की। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में अब कमी को देखते हुए आज से रात्रिकालीन कर्फ्यू का टाइम चेंज कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया था और अब इस समय में बदलाव किया गया है। बता दें कि नाइट कर्फ्यू में जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य तरह के मूवमेंट्स पर प्रतिबंधित होता था। वहीं सरकार ने अब कोरोना में मामलों में लगातार आ रही गिरावट को देखते हुए ये फैसला लिया है कि नाइट कर्फ्यू का समय अब बदल जाएगा। क्या है ये बदलाव का कारण, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों की कमी को देखते हुए आज से रात्रिकालीन कर्फ्यू का वक्त 11 बजे से कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से अभी तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की कर्फ्यू लगा था, पर अब इस समय में बदलाव कर दिया गया है और अब नाइट कर्फ्यू का टाइम है 11 बजे से। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों की कमी को देखते हुए आज से रात्रिकालीन कर्फ्यू का वक्त 11 बजे से कर दिया गया है।
कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से अभी तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की कर्फ्यू लगा था, पर अब इस समय में बदलाव कर दिया गया है और अब नाइट कर्फ्यू का टाइम है 11 बजे से सुबह 6 बजे तक। बता दें कि कल 24 घंटों के दौरान यूपी में 1776 नए कोरोना के मामले सामने आए, जबकि राज्य में 10 लोगों की मौत हो गई। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 3101 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं और अब राज्य में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 20,18,074 हो गई है, जबकि अब तक की कुल संख्या 23,391 कोरोना संक्रमितों की मौत पूरे कोविड काल के दौरान राज्य में हुई है। वहीं राज्य में अब भी 15,276 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। राज्य में सबसे कम एक्टिव मरीज कासगंज में है। यहाँ कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या केवल 15 है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है हाथरस, जहाँ केवल 16 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना के जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज लखनऊ में मिले हैं। इस दौरान लखनऊ में 375 नए मामले सामने आए हैं, जबकि गौतम बुद्ध नगर में 125, लखीमपुर खीरी में 92, वाराणसी में 80 और झांसी में 79 मामले सामने आए हैं। राज्य में सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज लखनऊ में 2721 हैं। इसके अलावा कानपुर में 1921 और प्रयागराज में 1103 और मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में एक्टिव मरीजों की संख्या है 930। देश में इस वक्त चुनावी माहौल है, वहीं उत्तराखंड में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, इसलिए तमाम सियासी पार्टियां अपने वोटर्स को लुभाने का हर संभव कोशिश कर रही हैं। वहीं बीजेपी ने भी बड़ा दांव खेलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ जैसे स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ कल टिहरी पहुंचे थे और जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करके कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, देखिए इस रिपोर्ट में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित करते हुए विपक्षियों पर जमकर हमला बोला और कहा कि मैंने कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा है। वो राज्य में मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने हमेशा पर्यटन के लिए काम किया है और मेरा मानना है कि इस राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत के कारण बहुत बड़ा रोजगार है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि कांग्रेस ने 1947 में राम मंदिर का निर्माण कर सकती थी, लेकिन ये उनके एजेंडे में कभी नहीं था। कांग्रेस पार्टी भारत में आस्था के अपमान का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने हमेशा राम मंदिर निर्माण का विरोध करने का काम किया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे सुरक्षित राज्य है और मुझे डर है कि उत्तराखंड में अपराधियों और गुंडे घुस जाएंगे। हमें उत्तराखंड को यूपी की तरह सुरक्षित बनाना है। जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो बीजेपी समझौता नहीं करती। सीएम योगी ने इस दौरान लोगों से अपील की कि वो कमल के बटन को दबाएं और बीजेपी को जीत दिलाएं। उत्तराखंड की 4 धाम भी आज उस दिशा में तेजी के साथ कार्य हो रहा है। बहुत आत्मिक संतुष्टि होती है हम लोगों को इन सब बातों को देख करके। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तराखंड में बहुत कुछ संभावनाएं हैं। 21वीं सदी के इस दशक को हम उत्तराखंड का दशक बना सकते हैं, जहां पर उत्तराखंड के हर नौजवान को उत्तराखंड के अंदर ही नौकरी और रोजगार की गारंटी होगी। उत्तराखंड को ही देश और दुनिया के लिए फल और बागवानी के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित करने की कार्रवाई भी आगे बढ़ेगी और एक कार्य हो रहा है। रानी चौरा के बारे में मैंने सुना था, जब मैंने यहां पढ़ाई की थी उस समय रानी चौरा बन रहा था, नई टीवी बस रहा था उस समय। आज तो बहुत भव्य बन गया है। मैं जा रहा था, उधर ही से होते हुए निकला हूं और बहुत भव्य तरीके से
खबरों के साथ फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों की दुनिया।